जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के आईएसआई ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत की रा जो है वो पीओके के मुजफ्फराबाद के अंदर दंगे करा रही है और वहां पे अटैक्स करा रही है। ऐसा आरोप आज पाकिस्तान की तरफ से आया है और आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। यूनाइटेड नेशंस के अंदर कश्मीरियों की जो जान जा रही है, वहां पे इस समय पाकिस्तान आर्मी जो लोगों पे निहत्तों पे गोलियां मार रही है, उसको लेके आज भारत ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। और इतना ही नहीं, जो फितना अल हिंदुस्तान का जो नाटक पाकिस्तान कर रहा है, उसको लेकर भी हमने सुना डाला पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के अंदर। इंडियन आर्मी के चीफ ने आज 2.5 फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट की बात की है एक इंटरव्यू के अंदर, कुछ नए खुलासे किए हैं। लेकिन इन सब के बीच में सरकार ने वार्निंग इशू कर दी है कंगलुओं को, बांग्लादेश की सरकार को। इस समय मीटिंग हो रहा है, बीजीबी के ऑफिशियल्स दिल्ली के अंदर हैं बॉर्डर को लेके, और ये उस टाइम पे होता है जब तारिक रहमान बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहा है। जी हां, भारत अब वो नहीं आ रहा है, चाइना जा रहा है। मतलब यहां पे एकदम क्लियर है, बांग्लादेश ने चाइना का साथ ले लिया है भारत के खिलाफ। ये उस टाइम पे होता है। और नेपाल के अंदर वापस थोड़ा सा चुगली आ चुका है। नेपाल ने अब बैन कर दिया है भारत के मैंगोस को, भारत के बनानास को भी बैन कर दिया गया था, अब मैंगोस को बैन कर दिया। क्या चल रहा है यहां पे, उसके बारे में बात करेंगे भारत और नेपाल के रिलेशंस में। लेकिन लेबनान का आर्मी चीफ पहुंच गया पाकिस्तान आसिम मुनीर से मिलने के लिए। मतलब यहां क्या पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ कुछ प्लॉट कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और भारत का जोजिला टनल जो है अब वो ओपन हो रहा है बहुत जल्द, इस बात का आज खुलासा हुआ है। और कैसे ये पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और भारत के हमारे जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को लेकर बहुत बड़ा यहां पे सक्सेस मिला यहां पे। और एनआईए ने रेड्स लगा दी हैं आज पंजाब और हरियाणा के अंदर। पाकिस्तान का आईएसआई का मॉड्यूल वापस बस्ट हो चुका है, फेल हो रहा है बार बार फील्ड मार्शल यहां पे। और अमेरिका की बेइज्जती हो गई है, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गई ओमान के तट के पास, बराबर जहां ये जो 24 भारत के जो क्रू मेंबर्स थे ना, जो वेसल को हिट किया था अमेरिका ने, उसी के पास एक हेलीकॉप्टर गिर गई। जी हां, अब ये कर्मा है कि भाई किसी ने, अब क्या है इस पे हम बात करेंगे। लेकिन रशिया के अंदर एक बहुत ही रशिया से गंभीर रिपोर्ट आ रही है कि रशिया की सरकार ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि वहां पे तेल का शॉर्टेज है। जी हां, रशिया के अंदर तेल का शॉर्टेज है। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? जैसे हमने इस चैनल में डिस्कस किया, जेलेंस्की ने एक एक करके पूरे ऑयल रिफाइनरीज पे हिट कर दिया रशिया के, और इस समय वहां पे पेट्रोल और डीजल के लिए लाइनें लग रही हैं रशिया के अंदर। मतलब ऐसे दिन आ गए। तो यहाँ पे भारत के लिए भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है। हमारा जो इंपोर्ट्स हैं अब 35-40% रशिया से आ रहा है, तो इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा और बहुत सारे और खबर हैं जो मैं लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर। इसके लिए लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट में दूंगा, ये आपको पूरे यूट्यूब में इकट्ठा कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन अभी का अभी दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने झूठा आरोप लगाया भारत के ऊपर कि जो रा है भारत का, वो लोग रा बोलते हैं ना, रॉ को, तो रा का नेटवर्क है मुजफ्फराबाद के अंदर। 5 लोगों को अरेस्ट किया है यहां पे, और उन्होंने, पुलिस ने वहां पे कहा है कि दे आर बैक्ड बाय मोदी लेड गवर्नमेंट इन इंडिया, ऐसा उन्होंने कहा पीओके के अंदर। और ये छेला एरिया के अंदर माना जा रहा है आईएसआई ने ये सो कॉल्ड ऑपरेशन किया और इसके अंदर इन लोगों को अरेस्ट किया। और इन लोगों के पास कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, माना ऐसा दावा किया जा रहा है, बरामद हुए लैपटॉप्स, मोबाइल फोन। और ये लोग जिनसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बहुत ही सस्पिशियस था। इसके लिए भारत के ऊपर यहां पे आरोप लगा दिया गया है। इनके पास कुछ हैंड ग्रेनेड्स और कुछ सामान भी बरामद हुए और पीओके के कुछ मैप्स वगैरह बरामद हुए। तो यहां पे बेसिकली क्लासिक पाकिस्तान का डीजीआईएसपीआर का स्ट्रेटेजी है। जब खुद के देश सो कॉल्ड कंट्रोल में जो पीओके है उसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो आगे मैं आपको वीडियोस वगैरह भी दिखाऊंगा, निहत्तों पे जब गोलियां चल रही हैं, वहां पे आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो चुका है पीओके के अंदर, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर इस समय। तो भारत के ऊपर उंगली डाल दो। आउट क्लासिक प्लेबुक है, कोई दिमाग लगाया नहीं है यहां पे, बस बोल दिया रा की साजिश है। सब भारत के एजेंट है, पीटीआई वाले भारत के एजेंट है, जो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहा है सब भारत के एजेंट है। यह है पाकिस्तान की आवाम के लिए लाहौरी चोरण। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा एक वर्बल एस्केलेशन आप बोल सकते हैं हो चुका है, क्योंकि वहां से काफी हार्श स्टेटमेंट आया और आज हमने तो पूरा लताड़ दिया पाकिस्तान को। इनफैक्ट
इनफैक्ट आज हमारे एमईए ने भी ये कहा कि पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, भारत का गिलगिट बाल्टिस्तान और भारत का जो कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां पे सो कॉल्ड पुलिस गोलियां चला रही है निहत्तों के ऊपर, और ये पुलिस ब्रुटैलिटी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, और इसके वीडियोस पूरे सोशल मीडिया में है। मतलब ये वो वाला सोशल मीडिया नहीं है जो ख्वाजा आसिफ का इमेजिनरी सोशल मीडिया, ये एक्चुअल वीडियोस हैं जो आ रहे हैं। बेशर्मों की तरफ पाकिस्तानी ये जो जुल्म कर रहे हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी एक्टिव हो चुके हैं इस समय इसको कंडेम करने के लिए। और इन सब के बीच में भारत के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। इस बात का आज एबीए ने भी जिक्र किया, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हरीश जी, उन्होंने भी कहा कि ये पाकिस्तान जो है इस समय सिर्फ पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में तो अत्याचार कर ही रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर मैसेकर्स कर रहा है, वो सिविलियंस के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है, और भारत को के ऊपर उंगली उठाने की घटिया हिपोक्रेसी इस समय पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन हमने आज यूनाइटेड नेशंस में एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी कही। हमने ये कहा कि पाकिस्तान ने ट्रेड रूट्स को वेपनाइज कर दिया है, ट्रेड्स को अभी ब्लॉक कर दिया गया है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। इन सब के बीच में अफगानिस्तान और भारत का जो ट्रेड है, जी हां, अब 45% हो गया, मतलब 43 to 45% अफगानिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स है सब भारत में आता है। पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान का एक्सपोर्ट जाता है वो जीरो हो चुका है दोस्तों। अब पूरा भारत ने रिप्लेस कर लिया है। यहाँ पे भारत, अफगानिस्तान और रशिया का एक एक्सेस बोल लीजिए, या एक अलायंस जो है उभर के दिख रहा है, क्योंकि रशिया ने भी अभी डील किया है तालिबान के साथ। और यूनाइटेड नेशंस में आज भारत ने कह दिया है कि अफगानिस्तान का जो नया सरकार है तालिबान का, वो एक रियलिटी है, पॉलिटिकल रियलिटी है, और उनको पूरे विश्व में सारे देशों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि वो एक लेजिटिमेट रूलर है इस समय वहां पे। और आज यूनाइटेड नेशंस में हमने ये हाईलाइट किया है कि हमने आटा, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स, ट्रॉमा सेंटर, सब कुछ अफगानिस्तान के अंदर दिया। और पाकिस्तान ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, सिर्फ मौतें दी है। और अफगानिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, आज हमने ये बोला है कि ये सैंक्शंस को हमें यूनाइटेड नेशंस को रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इन सैंक्शंस की वजह से अफगानिस्तान के अंदर जो नॉर्मल पब्लिक है, तालिबान गवर्नमेंट नहीं, जो नॉर्मल पब्लिक है, उनको मेडिसिन टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, उनको जो सामान उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा, उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लोगों की को पनिशमेंट दिया जा रहा है। देखिए, एक पीओजे की, इससे पहले कि भारत पे आऊं, कुछ एक बात मैं आपको बता दूं, पीओके के अंदर माना जा रहा है 10,000 ट्रुप्स और भेजा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। पूरे लंबे लंबे कॉन्वॉयज दिख रहे हैं इस समय पीओजेके में जा रहे हैं। इस पे हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले 2-4 और अपडेट्स हैं भारत से, वो कवर कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान पे आते हैं। देखिए, आज इंडियन आर्मी चीफ ने ये हाईलाइट किया है कि 2.5 फ्रंट चैलेंज इस समय, उसके लिए तैयारी हम कर रहे हैं। मल्टी प्लेटफॉर्म एंड मल्टी सेंसर रियल टाइम सर्वेलेंस पे सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस है, और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, एडवांस्ड आर्टिलरी और गाइडेड म्यूनिशंस पे इस समय फोकस है। उन्होंने ये खुलासा किया है कि 21 भैरव बटालियंस को ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है, और अर्जेंट बेसिस पे 25 किया जा रहा है यहाँ पे, और 382 अश्नी प्लाटून्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, और 25 शक्तिमान रेजिमेंट्स और 34 दिव्यास्त्र बैटरीज इस समय रेज किए जा रहे हैं अर्जेंट बेसिस पे, और 2 रुद्रा ब्रिगेड्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए गए हैं, 3 और अभी आने वाले हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स अलग से रेज किए जा रहे हैं। जी हां, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है यहाँ पे, और जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है उसको अभी आईबीजी में रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा वैसे कि सिचुएशन सेंसिटिव है चाइना बॉर्डर पे। जी हां, उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया, इट इज सेंसिटिव। तो अब यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि हालात पहले से तो बेटर है, लेकिन अभी भी सेंसिटिव है। देखिए, भारत का जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां पे इस समय भयंकर विजुअल सामने आ रहे हैं। देखिए, पीओके के अंदर रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में मेजर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मीरपुर और इनफैक्ट भिंबर और बहुत सारे लोकेशंस पे पीओके के अंदर लोग सड़कों पे आ चुके हैं। जैसा कल मैंने कहा आपको, अब ऑफिशियल नंबर्स तो 10-15 बताया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है 400 से ज्यादा लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे इलेक्शंस अभी होने हैं पीओके के अंदर। अब गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर तो इलेक्शंस हो चुके हैं, अभी इस समय रिगिंग चल रही है, तो वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो अलग, लेकिन दोनों में मुद्दे सेम है। इलेक्शन मैनिपुलेशन का यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाया जा रहा है, पावर कट्स, सेम इश्यूज हैं। क्या ये दहशतगर्द है, या मुझे ये बताओ कि ये जो ये गोलियां बरसा रहे हैं, ये दहशत क्राउड पे ओपन खुलेआम गोलियां चल रही हैं।
अब आप देखिए रावलकोट में क्या भीड़ है, और कुछ जगहों से ये वीडियोस आ रहे हैं जहां पे पुलिस वालों को बंदी बना दिया गया है। पंजाब से लेके गए हैं पुलिस वालों को, जी हाँ, पंजाब पुलिस को डिप्लॉय किया गया है पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर। और देखिए, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न ये है कि जो पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट पुलिस ने सरेंडर कर दिया है। हमने कल वीडियोस देखे थे जहां पैंटें उतारी गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, आज भी ऐसे विजुअल्स सामने आ रहे हैं। और जो पाकिस्तान के जो आईएसआई के लोग हैं वो लंदन के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीओके के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको डिसरप्ट करने के लिए सैफीना खान नाम की जो उनकी जो एजेंट है, आज वो भी वहां पे देखी गई है। और कुछ ओवरसीज सपोर्टर्स तो 1971 मूवमेंट वापस आने वाला है ऐसा भी दावा कर रहे हैं। जी हाँ, हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तानी जर्नल जो है, जो खेल गिलगित-बल्तिस्तान में ख्वाहिशान लोग दुरुस्त का पाकिस्तान में खेलते रहे हैं 1947 से ऑनवर्ड, जिन्होंने बंगाल के साथ जो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर 1947-48 में जो खेल खेला गया, और बाद में फिर जो बंगाल के साथ इन्होंने किया, वो पाकिस्तानी जर्नलों ने किया। पाकिस्तान के अवाम के हम दुश्मन। तो ये सिचुएशन है। और देखिए ऑर्डर्स इशू कर दिए गए हैं जो खास करके जो जेएनके अवामी एक्शन कमेटी है उन लोगों को। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं वापस एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। पीओके के अंदर कारण ये आजादी इसलिए मांगी जा रही है पाकिस्तान से क्योंकि इस समय 12 सीट्स जो हैं असेंबली के अंदर वो उन्होंने नॉन रेसिडेंट रेफ्यूजी के लिए रखा हुआ है पाकिस्तान ने, मतलब वो कश्मीरी जो पंजाब में बसे हैं, तो उनके लिए 12 सीट्स असेंबली में रिजर्व किया है पीओके के अंदर। अब वहां के जो लोकल्स हैं उनका मानना है कि ये एक तरीका है पंजाबियों को वहां पे घुसाने के लिए, पंजाब और वहां पे कंट्रोल पाने के लिए। और दूसरा सीवियर इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन हो रहा है वहां पे इस समय। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, और जो सब्सिडी दी गई थी आटे को लेके 350 रुपए पर किलो का आटे का भाव है दोस्तों, वहां पे बीच में सब्सिडी दी गई थी, अब वो सब्सिडी को हटा दिया जा रहा है क्योंकि हमने इस चैनल में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इस समय पाकिस्तान के बजट में प्रॉब्लम है, उनके पास पैसे नहीं है। आईएमएफ ने उनको सब्सिडीज हटाने के लिए कहा है, और अब इसके वजह से भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पावर कट्स हो रहे हैं। जबकि मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ द पावर जो पाकिस्तान में आता है वो इन्हीं रीजन से आता है, पीओके से आता है और गिलगिट से आता है। अब वहां पे ही पावर कट्स हैं 20-20 घंटे, तो वहां के लोग नाराज है कि पावर पंजाब में लेके जाया जा रहा है यहाँ पे, और पावर के प्राइसेस भी ज्यादा है यहाँ पे, जबकि उत्पत्ति यहाँ पे पीओके के अंदर होती है। पाकिस्तान के पास है क्या? अगर आप कश्मीर अगर ले लेंगे तो पाकिस्तान के अंदर बचा क्या है? तो यहाँ पे वो एक प्रॉब्लम है। तो ये कारण है पीओके के अंदर आजादी मांगने का कारण ये है। और ऑब्वियस सी बात है पीटीआई को वहां पे जीतने नहीं दे रहे हैं, ब्रुटैलिटी है। गिलगिट के अंदर क्या है? यही कारण है कि वहां पे लोकल डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, आर्मी कंट्रोल करता है, और वहां पे लीडर्स को जेल किया जा रहा है, ऑपरेस किया जा रहा है। और सीपेक जो है गिलगिट में प्राइमरीली पास ऑन होता है, वहां से एक पैसा भी फायदा वहां के पॉपुलेशन को नहीं हुआ, सीधा वहां पे पंजाब में जा रहा है। तो ये है कुल मिला के कारण वहां पे आजादी के नारे इस समय लग रहे हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी बोला था हमें ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। ये जाहिल लोग हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये लोग थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करेंगे, 2-4 डंडे पड़ेंगे, कुछ लोग मरेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और फिर 2-4 महीने बाद वापस चुप हो जाएंगे। अगर मैं आपसे ये बोलूं यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है या ये लोग भारत में शामिल हो जाएंगे, मुझे तो नहीं लग रहा अभी ऐसा कुछ होते हुए, और हमें ये जाहिल लोग चाहिए भी नहीं। हाँ, गिलगिट बाल्टिस्तान हमें जरूर चाहिए, हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, सेंट्रल एशिया का हमें एक्सेस मिल जाएगा। और इन सब से कुछ नहीं होने वाला। ये 50 यूके के एमपीज जो हैं लंदन में बैठ के कुछ लेटर साइन कर रहे हैं कि ब्लैकआउट्स हो रहा है पीओके के अंदर। हाथ है, ट्रम्प का हाथ है पाकिस्तान के ऊपर, अभी कोई इन लोगों को ये सब कुछ नहीं इफेक्ट करने वाला। हाँ, जब भारत की बात आती है तो डायनेमिक्स अलग है। देखिए हमारे पड़ोस में आते हैं, यहाँ पे ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश ने चुन लिया है चाइना को। जी हाँ, आई थिंक ये कंफर्म है कि बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस अब बद से बदतर होने वाले हैं। जो थोड़ा बहुत दिखावा था 2-3 महीना किया कि जी हम न्यूट्रल हैं, सब बकवास है। इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है बीएनपी ने कि वो पाकिस्तान के साइड में है, चाइना के साइड में है, और यूएस की गोदी में भी बैठेंगे, भारत के खिलाफ है। चाइना 3 दिन का विजिट कर रहा है तारिक रहमान, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर। अब भारत के लिए यहाँ पे कंसर्निंग चीज ये है कि इसने तीस्ता प्रोजेक्ट ये फाइनलाइज करने वाला है
ट्रिप के अंदर, ऐसा रिपोर्ट आया। जी हाँ, और चिटागोंग के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी अप्रूव किया जा रहा है, मतलब चाइनीज जो शिप्स वगैरह वहां आएंगे और चाइनीज प्रेजेंस वहां बढ़ जाएगा। और एक डिफेंस कॉम्प्लेक्स की भी इस समय डिस्कशंस चल रही हैं बांग्लादेश के अंदर चाइना के साथ। और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, देखिए यहाँ पे चाइना ने क्या किया है, पिछले 4 साल में इन्वेस्टमेंट्स लगभग बंद ही कर दिया। मतलब एक टाइम पे $1-2 बिलियन पर ईयर करता था, अब $250 मिलियन पे आ चुका है पिछले साल। तो अब पैसे मांगने के लिए जा रहे हैं कंगलू। देखिए कंगलुओं को भी भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है, अब पाकिस्तानियों से सीख रहे हैं कंगलू। और ये जो जीडीपी वाली बात जो वो करते हैं, बोलते हैं कि जी उनका जीडीपी पर पर्सन ज्यादा है। वेल बात यह है ना कि ये लोग आईएमएफ के बेल आउट्स इनको मिलते हैं आज भी बांग्लादेश को, और इनका पॉपुलेशन कम है, तो वो कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है। और इस समय बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का उसका दर्जा निकल रहा है, तो इसको चाइना की जरूरत है ज्यादा। तो इस समय इसलिए ये डबल गेम खेल रहा है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी अप्रूव हो रहा है। और आज ही के दिन हमने भी एक वार्निंग इशू कर दिया है बांग्लादेश को कि जो हम लोग इलीगल लोगों को भेज रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। जी हां, आज ये स्टेटमेंट दे दी गई है बीएसएफ के द्वारा, क्योंकि इस समय बीएसएफ और बीजीबी के ऑफिशियल्स के बीच में दिल्ली में मीटिंग हो रही है। माना जा रहा है बहुत ही डिसिसिव मीटिंग होगा ये। इसके बाद में हमारा जो दोनों देशों का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे माना जा रहा है वो लोग शिकायत लेके आए हैं, पुशिन्स को बंद करने के लिए बोला, हमने बोला हम कंटिन्यू करेंगे। आज ये बात का खुलासा बीएसएफ के एक स्टेटमेंट में हुआ है। और इतना ही नहीं, अब दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र से और ज्यादा लोगों को पकड़ के डाला जाएगा, ये भी इनको कम्युनिकेट कर दिया गया है कंगलुओं को दिल्ली के अंदर आज के दिन। तो ये मीटिंग ऑनगोइंग है, 2 दिन और चलेगा ये मीटिंग। हम इसको ट्रैक करेंगे और इसमें क्या आउटकम्स निकलते हैं ये हम डिस्कस करेंगे अभी आने वाले दिनों में। दोस्तों इस बात पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ऑन अ डेली बेसिस हम ये चीजें ट्रैक करते हैं, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। देखिए नेपाल ने आज भारत के आम को बैन कर दिया है, मैंगो को बैन कर दिया है। इससे पहले बनाना को बैन कर दिया था, अब मैंगो को बैन कर दिया है इन्होंने। और जापान ने भी किया है। अब कारण ये दिया जा रहा है, पहली बात तो जापान का बता देता हूँ, फ्रूट फ्लाइज हैं हमारे मैंगोज के अंदर, इसके लिए बैन किया है। पेस्टिसाइड्स भी हाई हैं, ये भी कारण दिया। अभी नेपाल ने क्यों बैन कर दिया है, क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि नेपाल का जो मैक्सिमम मैंगो है भारत से आता है, और उनका खुद का प्रोडक्शन इतना नहीं है कि वो सस्टेन कर पाए। और अब उनका जो सीजन है वो अभी का सीजन है, जून जुलाई का सीजन होता है नेपाल में। तो प्राइम टाइम सीजन में बैन करने का मतलब यह है कि ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि अब तक तो कभी उनको प्रॉब्लम नहीं था पेस्टिसाइड से, आज अचानक उनको प्रॉब्लम हो गया। हमारे यहाँ पे तो जो लेवल था वही मेंटेन होता है। और वो अभी कारण ये दिया जा रहा है कि जापान ने बैन किया, इसके लिए जी हम भी कर रहे हैं बैन, ये कारण दिया गया नेपाल के द्वारा। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहाना है ये, ठीक है। और जापान ने बेसिकली क्या है कि फ्रूट फ्लाइज के वजह से दिया जा रहा है, इंसेक्ट के वजह से दिया जा रहा है। और देखिए जापान ने यहाँ पे पेस्टिसाइड के वजह से बैन नहीं किया गया है, ये बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है जो भारत में लोग फैला रहे हैं कि पेस्टिसाइड की वजह से बैन हुआ है। दरअसल बैन ये इसलिए हुआ है क्योंकि ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई होता है, उसके वजह से होता है। हमारे भारत के अंदर वेपर हीट ट्रीटमेंट होती है गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैसिलिटी के अंदर। अब ये वेपर हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, एक हॉट एंड ह्यूमिड एयर को फेंका जाता है मैंगोज के ऊपर, ताकि ये कीड़े मर जाए, लार्वा जो होता है वो मर जाए, क्योंकि वो जापान का मानना है कि वो उनके देश में वो अलाउ नहीं कर सकते। अब जब जापान का एक डेलीगेशन आया था इस साल, तो उन्होंने देखा कि ये जो VHT फैसिलिटीज जो है, वेपर हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज थी, तो उन्होंने कहा कि पहले आप ये करेक्ट कर लो और फिर बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक गलत इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कि पेस्टिसाइड्स की वजह से बैन हुआ है। और ये जो नेपाली हैं, इनको तो कोई लेना देना है ही नहीं VHF से, ये हमेशा लेते थे। तो यहाँ पे बस प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है बलेनशाह की तरफ से। और अब वहां के होलसेल इंपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया बलेनशाह के खिलाफ, कि वहां पे अभी शॉर्टेज होगा इस साल, क्योंकि उनका तो मेजॉरिटी भारत से आता है और उनका जो खुद का प्रोडक्शन है वो मीट नहीं कर सकता। और आज लेबनान का जो आर्मी चीफ है हैकल, वो पाकिस्तान का रावलपिंडी में लैंड हो गया और GHQ उसने विजिट किया। आसिम मुन्नी से वो मिला वहां पे। अब लेबनान का आर्मी चीफ क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, अब देखिए यहाँ पे डायनेमिक्स क्या है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट
सपोर्ट करता है। हेजबुल्ला लेबनान के अंदर है, लेबनान की जो आर्मी है वो अलग है हेजबुल्ला से। लेबनान की आर्मी हेजबुल्ला से उस प्रकार से लड़ नहीं सकती क्योंकि एक सिविल वॉर हो जाएगा लेबनान के अंदर और बहुत लोग ही जाने भी जाएंगी। और इजराइल लेबनान के आर्मी को बोल रहा है आप या तो हेजबुल्ला को लड़के कंट्रोल करो या हम इजरायली जो हैं हम आपका जो सदर्न बॉर्डर जो है 12 किलोमीटर येलो लाइन तक हम जमीन आपका ले लेंगे क्योंकि हमें तो बफर जोन चाहिए, इजराइल को बफर जोन चाहिए सदर्न लेबनान में। तो इजराइल ने बोला या तो आप ठोको हेजबुल्ला को या हम ठोकेंगे। तो अब लेबनान की आर्मी ने कहा नहीं जी हमारा तो सिविल वॉर हो जाएगा अगर हम हेजबुल्ला से लड़ेंगे, तो हम कुछ पीस डील कर लेते हैं। और फिर ईरान ने वहां से धमकी दिया दूर से कि इजराइल ने अगर हेजबुल्ला के ऊपर और ज्यादा हमले किए तो ये ईरान का वॉर जारी रहेगा। तो लेबनान की आर्मी ने फिर कहा ईरान को कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल मत दो, लेबनान को ईरान वॉर के अंदर जबरदस्ती का एक कार्ड के इस तरह मत खेलो, ऐसा लेबनान की आर्मी ने ईरान को कहा। अब लेबनान का आर्मी चीफ क्यों आया है पाकिस्तान के अंदर, वो अब माना यह जा रहा है 2-3 कारण है इसके। वो आसिम मुनीर को कह रहा है कि आप जाके इसको समझाओ, ईरान को समझाओ, IRGC को समझाओ कि ये जो बफर जोन जो इजराइल मांग रहा है वो अगर लेबनीज आर्मी वहां पे अगर टेक ओवर करेगा कंट्रोल तो अपने हिजबुल्लाह को बोलो कि हमारे ऊपर गोली वोली ना चलाएं और चुपचाप बैठ जाएं और ये ऑपरेशन को बंद कर दें। सबसे मुख्य कारण ये माना जा रहा है। दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि इस समय लेबनान, और एक और प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ने लेबनान की आर्मी को पूरा रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखा है क्योंकि अमेरिका के अंदर एक फेडरल लॉ है कि मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ के अंदर कोई भी इजराइल के अलावा किसी और देश को इजराइल से बेटर हथियार नहीं दे सकते। तो यहाँ पे अगर लेबनान की आर्मी को आगे जाके सेफगार्ड करना है उस रीजन के अंदर तो उनके पास वो हथियार नहीं है जो इजराइल के साथ कंपीट कर पाए। और अमेरिका ने बहुत सारे एंड यूजर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा के रखे हुए। अब माना यह जा रहा है, अगेन ये एक स्पेकुलेशन है, माना यह जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स की मांग की जा रही है लेबनान के द्वारा पाकिस्तान के पास से। तो ये एक वेपन स्मगलिंग का भी यहाँ पे एक एंगल है। और दूसरा एंगल यहाँ यह है कि लेबनान के अंदर सुन्नी मुस्लिम्स बहुत है। देखिए लेबनान क्या है, वहां पे क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और जो लोकल उनका कम्युनिटी है वो भी है। तो यहाँ पे सुन्नी है लेबनान के अंदर। जी हाँ, हेजबुल्ला शिया है, कॉम्प्लिकेटेड है लेबनान, हेजबुल्ला शिया है और बाकी जो सुन्नी लोग हैं लेबनान के अंदर। तो अब पाकिस्तान का वो वाला भी एक एंगल यहाँ पे वो लेके आ रहा है। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानियों को, जहां नोट वहां वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आसिम मुनीर जो है वो चाइनीज हथियार अगर लेबनान को दे स्मगल करता भी है तो यहाँ पे सीधा सीधा ईरान के पीठ पे छुरा भौंकना हो गया ये तो, क्योंकि अल्टीमेटली लेबनान की आर्मी अगर स्ट्रांग होगी तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हिजबुल्लाह के ऊपर पड़ेगा वहां पे, तो डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट ईरान के ऊपर पड़ेगा। तो क्या आसिम मुनीर यहाँ पे पीठ पे छुरा भौंकने वाला है अब IRGC को? जी हाँ, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकता है नोट के लिए, तो इसलिए भी ये भी यहाँ पे बातें हो रही हैं। अब दूसरी यहाँ पे बात ये भी है कि अगर ये सप्लाई होता है तो यहाँ सीधा का सीधा पाकिस्तान का एंट्री हो जाता है लेबनान के अंदर अनऑफिशियली। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इजराइल के ऊपर ऑब्वियसली होगा, हालांकि इजराइल तो ठोक देगा, बट द पॉइंट इज यहाँ पे इजराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ है ये चीज। और पाकिस्तान खुद को अब जबरदस्ती इंसर्ट कर रहा है लेबनान के अंदर और उस रीजन के अंदर। और पिछले कुछ महीनों के अंदर हमने इस चैनल में भी ट्रैक किया है कि पाकिस्तान को इस समय एक गल्फ सेंट्रिक, मेना सेंट्रिक, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका सेंट्रिक देश जैसा पोजीशन किया जा रहा है इस समय। अब माना जा रहा है कि CIA और US स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान का जो रोल है उन्होंने आगे जाके वैसा डिसाइड किया करके रखा हुआ है आने वाले टाइम में। अब पाकिस्तानियों को इतनी खुजली है, अब उनका नजर फिर भी उनके ईस्टर्न बॉर्डर पे, मतलब भारत के तरफ टेरर अटैक्स वगैरह कराना, ये सारी चीजें अभी भी होंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन खैर यहाँ पे लेबनान का ये जो विजिट है ये काफी इंटरेस्टिंग विजिट है और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक मेजर लैंडमार्क बोल सकते हैं हम लोग। हालांकि इसका कितना इंपैक्ट होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि ईरान के साथ आसिम मुनीर पूरी तरीके से यहाँ पे इस समय जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पूरा लैंड कॉरिडोर बनाया है ग्वादर पोर्ट से लेके ईरान से लेके उनका जो तफ्तान बॉर्डर जो है गब, और वहां से लेके जो पूरा कैस्पियन सी तक का लैंड रूट है, सेंट्रल एशिया तक भी जो जाता है, वो पूरा अभी पाकिस्तान बैंक करके बैठा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए। जी हाँ, इस समय पाकिस्तान के लैंड रूट से बहुत सारा सामान ईरान को जा रहा है
तो इस टाइम पे मुझे लगता नहीं है ईरान के साथ आसिम मुनीर पंगे अभी लेगा, क्योंकि इसकी जो रूखी सूखी ग्वादर और कराची पोर्ट जो है उसमें फाइनली थोड़ा बहुत सामान आ जा रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड की वजह से। और देखिए यहाँ पे क्या है कि यूएस आर्मी का एक अपाची हेलीकॉप्टर AH-64 जो है वो ओमान के कोस्ट के पास आके वहां पे क्रैश हो गया। जी हाँ, अब ये यूएस के सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है ये बात, पायलट सेफ हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि ये क्रैश के बाद में जो पायलट्स हैं ये पानी में मिले। यूएस नेवी ने एक सरफेस ड्रोन भेजा रेस्क्यू के लिए। जी हाँ, सरफेस ड्रोन पहली बार यूएस नेवी ने इस्तेमाल किया। मैं आपको सरफेस ड्रोन दिखा देता हूं, कुछ ऐसा है यूएस का सरफेस ड्रोन। अनमैन्ड ड्रोन है ये, एक मोटर बोट समझ लीजिए जिसके अंदर कोई होता नहीं है। तो ये अमेरिका ने वहां भेजा और माना जा रहा है वो जो हेलीकॉप्टर के जो लोग थे वो इस बोट पे आ गए और फिर उनको रेस्क्यू कर दिया गया। अब यहाँ पे ये ड्रोन जो है उनकी जो 5th फ्लीट जो है टास्क फोर्स 59 जो बहरीन में बेस्ड है वहां से भेजा गया था। अब बातें ये हो रही हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर गिरा है ये भारत के जो 24 सेलर्स जो थे जिस वेसल में थे जो ओमान के तट पे अटैक हुआ था उसके कुछ ही घंटों बाद, जी हाँ वो मतलब अगर दोपहर के टाइम पे हुआ था तो ये अगले दिन अर्ली मॉर्निंग पे ये अटैक हो गया सेम रीजन के अंदर। अब ऑब्वियसली बात है ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसका कोई कनेक्शन हो। वैसे एक बात बता दो, आज यूएस की एक कोर्ट ने ये जो ट्रंप का 1 लाख रुपए का H-1B पे जो फीस बढ़ाया है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। वैसे देखिए आज इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि जोजिला टनल का पूरा काम जो है, ज्यादातर काम जो है, मेजर काम खत्म हो चुका है। वैसे और बाकी है उसका कंप्लीशन, लेकिन जो मेजर जो उसका जो ड्रिलिंग का काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। 13 किलोमीटर का ये पूरा टनल है, 11,000 फीट के ऊपर है। ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है। 6,800 करोड़ का टनल है। इनफैक्ट 19 और टनल्स इस समय कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं 25,000 करोड़ का। जी हाँ, अगले 2 साल के अंदर ये होगा। और अब एडवांटेज ये है कि इस माना जा रहा है कि इस साल के विंटर से कभी कोई इमरजेंसी भी आया और अगले साल से पब्लिक के लिए भी ओपन हो जाएगा कि जो विंटर के अंदर भी लद्दाख जाने को मिलेगा कश्मीर के साइड से। और इस समय जो ठंड के मौसम में सिर्फ एयरक्राफ्ट से ही आप लद्दाख जा सकते हैं, अब बाय रोड भी ये हो जाएगा। और मिलिट्रीली यहाँ पे कारगिल वॉर के अंदर पाकिस्तान ने यहाँ पे RT से निशाना बनाया था इस रीजन को, और अब अगले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यहाँ पे ये टनल का इस्तेमाल किया जाएगा तो कंप्लीटली सेफ फास्ट ट्रूप मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे तैयारी की जा रही है और ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये टनल। और आज एक बहुत बड़ी रेड हो गई है हरियाणा और पंजाब के अंदर। ये जो शहजाद भाटी गैंग को लेके 3 गैंगस्टर नेटवर्क के ऊपर आज रेड्स हो चुकी हैं। 18 लोकेशंस पे हुई हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट्स और 2 स्टेट्स पे। यहाँ पे बहुत सारे चीजें बरामद हुए हैं। अब तक का सबसे बड़ा रेड में से एक है पंजाब और हरियाणा के अंदर। और मैं आपको याद दिला दूं, शहजाद भाटी अभी नया दाऊद इब्राहिम बन चुका है। हर दूसरे टेरर अटैक के पीछे इसी का नाम आ रहा है। 2025 का ग्रेनेड अटैक जो मान लीजिए जलंधर के अंदर जो हुआ, और अभी जो रिसेंटली भी जो अटैक्स हुए, सब में शहजाद भाटी का ही यहाँ पे नाम आ रहा है। और पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर सोहेल अहमद नाम का जो बंदा है, सोहेल बलोच नाम से भी जो जाना जाता है, वो भी बहुत सारे केसेस में यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो मोस्ट वांटेड अभी शहजाद भाटी है। देखिए कंसर्निंग डेवलपमेंट आई है आज रशिया के अंदर जो पेस्कोव है, डिमित्री पेस्कोव, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के ही हैं पुतिन के, उन्होंने आज ये मान लिया है, ये कोई अभी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा नहीं है। पेस्कोव ने खुद ने कहा है कि रशिया में इस समय तेल का शॉर्टेज चल रहा है। मॉस्को में और बहुत सारे लोकेशंस पे पेट्रोल पंप्स में लाइनें लगी हुई हैं। कुछ पेट्रोल पंप्स में जहां अवेलेबल है, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स में अवेलेबल भी नहीं है। अब इसी हफ्ते की बात है, फेडोसिया पे यूक्रेन ने वापस हिट किया। क्राइमिया के अंदर ग्रुशोवाया ऑयल ट्रांसशिपमेंट बेस, वहां पे भी हिट किया। ये सदर्न रशिया के अंदर मेजर हब है। इनफैक्ट यहां से तो एक्सपोर्ट भी होता है। और अब फोटोज आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर, क्राइमिया के अंदर भी लाइनें लग चुकी हैं। अब आप सोचिए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर में से एक है रशिया, और वहां पे अभी ऑयल का क्राइसिस आ चुका है। तो यहाँ पे सीधा भारत का के लिए भी यहाँ पे खतरा है, क्योंकि जेलेंस्की ने यह दावा किया है कि 40% जो रशिया का ऑयल रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है वो अभी ठप पड़ चुका है। जी हाँ,
तो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है। हालांकि सप्लाई बंद नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग रिफाइनिंग भारत के अंदर करते हैं, तो जो भारत का एज ऑफ टुडे जो सप्लाई है, जो क्रूड, जो अनरिफाइंड ऑयल का है, वो जारी है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर रशिया के खुद के रिफाइनरीज अगर बंद हो जाएंगे 70-90%, तो फिर तो रशिया के जो डोमेस्टिक क्रूड भी की भी जो एक्सट्रैक्शन हो रही है, वहां से जो निकल रहा है, उनको रिफाइन करके जो ऑयल है वो रशिया के लिए प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल क्राइसिस भी आ सकता है। भारत ही नहीं, इनफैक्ट बाकी भी जो देश हैं जो इस समय रशिया से तेल खरीद रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक कंसर्निंग चीज इसलिए है क्योंकि देखिए रशिया, आप सोचिए, दुनिया भर के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं रशिया के पास, 4 साल से 5 साल से वॉर लड़ रहे हैं, और आप सोचिए उनके पास किस लेवल का इक्विपमेंट होगा। उसके बाद में भी ड्रोन्स हिट कर रहे हैं ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर। तो जो अगला कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें जो दुश्मन होगा उसकी नजर भारत के ऑयल रिफाइनरीज पे भी होगा। और ये भी एक कारण है कि हमारी सरकार ने इस समय ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट्स और क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस के अंदर, एयरपोर्ट्स, क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉय करने का डिसीजन लिया है। जी हाँ, ये अनाउंसमेंट हो चुकी है भारत के अंदर। हालांकि यहाँ पे मेरा पॉइंट यह है कि इस समय रशिया का जो है काफी ऑयल का को लेके क्राइसिस चल रहा है। देखिए आज अमेरिका के अंदर एक इंटरेस्टिंग खबर है कि वो लोगों ने अभी यूरोप पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। मैं आपको याद दिला दूं, अब बहुत जल्द थोड़े ही दिन बचे हैं, वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का अमेरिका के अंदर। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा है यूरोप को कि ये जो एबोला है उसको लेके यूरोप बराबर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है अफ्रीका से आज भी यूरोप के अंदर भर भर के लोग आ रहे हैं, एबोला लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी वहां फैला हुआ है एबोला, 500 लोग को इफेक्ट हुआ, 90 लोग मारे भी गए अभी रिसेंटली। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि वर्ल्ड कप हमारे यहाँ पे चल रहा है और अगर अमेरिका के अंदर अगर एबोला आया तो पूरा इसका जो जिम्मा है वो यूरोप के सर के ऊपर है, अगर अमेरिका के अंदर एबोला आया तो। ऐसा अमेरिका ने यूरोप को वार्निंग दे दिया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। और मैं आपको याद दिला दूं, ट्रम्प का और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा ठीक नहीं है। ट्रम्प ने कोविड के टाइम पे भी बोला था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिसगाइड किया पब्लिक को, राइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग भी ट्रम्प ने बंद कराई हुई है काफी हद तक। तो अब ट्रम्प ने ये एक हथियार यूरोप के लिए यूज कर लिया है, यूरोप के ऊपर। और पाकिस्तान ने वैसे अपना बजट अब वापस पोस्टपोन कर दिया है। मैं आपको याद दिला दूं एक बात के जो हमने पहले भी इस हफ्ते पिछले कुछ दिनों में डिस्कस किया है, पाकिस्तान का बजट इस समय आईएमएफ बोल रहा है कि ये जो प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं पाकिस्तान के, उनको जो सब्सिडी आप दे रहे हो वो हटा दो। शहबाज शरीफ को बोला जा रहा है आईएमएफ के द्वारा, और अगर आपने सब्सिडी नहीं हटाया तो हम फंडिंग नहीं देंगे। आसिम मुनीर बोल रहा है मुझे 25% ज्यादा हथियार खरीदने हैं बिजनेस फौज के लिए, वो भी वहां पे प्रेशर है शहबाज शरीफ के पास, इसलिए एक डेडलॉक चल रहा है वहां पे। चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का। और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई आज नजम सेठी का ये क्लिप थोड़ा वायरल हो रहा था, तो मैंने बोला भाई ये हम लोग देख लेते हैं। मगर सोसाइटी के अंदर बुड़बुड़ हो रही है। वहाँ वोल्केनो जो है ना, वो लावा फट सकता है, लावा बनना शुरू हो गया है। अच्छा। और ये जो वो कह रहे हैं 1 साल, जाहिर है कि अभी वो जीता है उन्होंने इलेक्शन, एक बाई इलेक्शन, इंपॉर्टेंट बाई इलेक्शन जीते हैं, तो ये तो नहीं कह सकते अभी फारग हो जाएगा। मगर ये भी बड़ी हिम्मत है उनका ये कहना कि 1 साल में फारग हो जाएगा। आपको याद होगा कि खादिम ने कहा था कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, अगले इलेक्शंस तक आपने कहा था मैंने कहा हाँ गुड बाय। तो अब मेरा ख्याल है, और उस वक्त इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ने मेरी बड़ी तनकीद की, इन्हों की पता था नरेंद्र मोदी तो पता नहीं कब तक चलेगा। तो अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पहली दफा उन्होंने हिम्मत की और कहा कि ये नहीं लास्ट। और मेरे भाई यही तजज़िया है कि नरेंद्र मोदी के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। और देख लीजिएगा आगे क्या होता है, आज नहीं कल नहीं परसों एक लावा आया है वो फटेगा। ये जो बाकी मुल्कों में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, ऐसी मुहिम आप समझते हैं या? तो कॉकरोच जनता पार्टी को लेके यहाँ पे जो है उनका जो नजम सेठी जो है उसका प्रेडिक्शन है अलग दुनिया में जीता है। तो आगे हम इस चैनल में ये ट्रैक करेंगे कि यहाँ पे ये जो पीओके के जो प्रोटेस्ट हैं ये किस तरफ जाएंगे और इनका यहाँ पे भारत के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशन है इस पे क्या इम्पैक्ट गिरेगा। अफगानिस्तान का के साथ इस समय भारत पूरी तरीके से जुड़ चुका है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी अभी लिंक हो चुकी है भारत के साथ, रशिया के साथ, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और बांग्लादेश के साथ तो पूरा हमारा हॉस्टाइल रिलेशन हो चुका है। चाइना का ट्रिप उनके प्राइम मिनिस्टर का चूज करने का मतलब यह है कि एक
आई थिंक हमें तैयारी कर लेनी चाहिए एक आने वाले समय के लिए बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। क्यूआर कोड आपके सामने, आप कंट्रीब्यूट करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर स्टिकर खरीद के भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको 30 मिनट में दिया है इकट्ठा एक जगह पे, ये आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहेंगे। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।